हूँ, एक तस्वीर आगे बता दें। यहाँ पर राज्यपाल आर्लेकर साहब आ चुके हैं, गवर्नर हैं। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर अभी ओथ सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी, शपथ ग्रहण होगा और सतीशन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 2011 से 2016 के दौरान कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद एक दशक तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत कर करवाले, अबला के नमायित भले बहुबल धरणी नमामि तरिणी रिपुदल वरिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुधे तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला ममला, अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता, धरणी धरणी मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी राष्ट्रगीत वंदे मातरम तो सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, उसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन। अजीत जी, अभी आप बता ही रहे थे कि किस तरह से तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में भी वंदे मातरम गीत का अभी गाया जाना, तो कहीं ना कहीं ये तो कई लोग ऐसे भी थे जो इसके तो विरोध में हैं, जो मंच पर मौजूद थे। काफी लोग विरोध में थे और तमिलनाडु में तो डीएमके ने भी ये सभी 6 अंतरे गाने की जब बात आई थी तो उसने खुल करके इसका विरोध किया था। और वहाँ विरोध का एक कारण ये भी था कि राज्य का जो गीत है वो पहले बजाया जाना चाहिए है, राष्ट्रगीत बाद में बजना चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि इसी बात को लेकर के इस साल के विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ था, बजट सत्र, जिसमें अभिभाषण पढ़े बगैर तत्कालीन गवर्नर जो थे RN रवि चले गए थे, तो वो इसी वजह यही विवाद था, मूल विवाद यही था। गवर्नर चाहते थे कि राष्ट्रगीत पहले बजे और राज्य सरकार का प्रोटोकॉल है कि राज्य गीत पहले बजेगा, तो इस विवाद के कारण उन्होंने वो अभिभाषण नहीं पढ़ा, वो चले गए थे। तो एक तमिलनाडु की कंट्रोवर्सी अलग है। और ये वंदे मातरम को लेकर के जो मुस्लिम बिरादरी की का जो विरोध है, जो उनका रिजर्वेशन है, वो अपनी जगह है। और IUML इसमें सरकार में शामिल है, इसके बावजूद जो है
वहाँ पूरा, चूंकि अभी बस सर मैं प्रोटोकॉल हो गया ना भारत आपको सरकार रोक रहा हूं क्योंकि देखिए वो तस्वीरें आ गई। वी डी सतीशन केरला के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण इस वक्त आप देख रहे हैं। वी डी सतीशन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ദാമോദര ले रहे हैं। മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण पूरा हुआ है और वी डी सतीशन नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। एक आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत यहाँ होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से खींचतान चल रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, के.सी. वेणुगोपाल हो, रमेश चन्नीथैला हो या फिर वी डी सतीशन हो, उसमें वो विजयी होकर उभरे। और साथ ही साथ पिछले 5 साल में बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने जिस तरह से सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को घेरा, हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार को जिस तरह से घेरा, उस मुद्दे को जनता तक लेकर गए। और यही वजह रही कि उनको पसंद किया गया। जो तमाम सहयोगी दल थे उनका ये मानना था कि ये सही स्ट्रैटेजी थी वी डी सतीशन की और उसके नेतृत्व में ही ये मौका मिलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी पार्टी ने सपोर्ट किया है वी डी सतीशन को, वो है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने जो सपोर्ट किया है उसकी बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इनके साथ लगातार काम किया है और पिछले 5 साल में लगातार उनकी कोशिश थी कि किस तरह से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को हटाया जा सके। और ये अभिवादन स्वीकार करते हुए वी डी सतीशन, इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि रमेश चन्नीथैला ही शपथ ग्रहण करेंगे। और ये देखिए, ये गले लगकर उनको बधाई दी राहुल गांधी ने। लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है राजकुमार जी कि जिस व्यक्ति ने आपकी बात को अनसुना कर दिया, नहीं माना और वो डटे रहे मैदान में, और के.सी. वेणुगोपाल नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, उनके साथ गले मिलकर आप जब अभिवादन करते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए, राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता है तो उनका दिल बड़ा होगा, सोच भी बड़ी होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर मुलाकात हो रही है, यहाँ पर विजयन जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया। यहाँ पर डीके शिव कुमार से मिले और बीजेपी के रविशंकर हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है, बहुत ही डेमोक्रेटिक तस्वीर है। ये हम लोग इसके पहले जिन 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ ऐसा नहीं देखा कि आउटगोइंग सीएम भी आ रहा है, दूसरी अपोजिशन की पार्टी का नेता, सबसे बड़ा नेता भी आ रहा है, बीजेपी के भी आए, भाई दूसरी अपोजिशन पार्टी जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, मतलब आउटगोइंग सीएम, और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो भी आए। और उसके पहले अभी राजकुमार जी अपनी बात कहेंगे, हमने कहा उस समय आप ध्यान नहीं दे रहे थे, उस तस्वीर पर जो राहुल गांधी ने सतीशन के कान में कहा कि आप उधर जा करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलिए। अच्छा, और उसके बाद तब ये गए, बैठ रहे थे ये, यहाँ ये गए सर, खड़गे से मिले। नहीं, आपने सुन लिया, अच्छी बात है। सुना नहीं, हमने समझ लिया कि वो ये कह रहे हैं उनके कान में कि वो आप जाइए, तो वो गए जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और उधर बाकी तमाम नेताओं से मिले, जिसमें विजयन भी है और राजीव चंद्रशेखर भी हैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि एक बहुत ही अच्छी तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर
और तारीफ करनी होगी, जैसा बता रहे राहुल गांधी की, जिन्होंने बताया कि अपने नए मुख्यमंत्री को जाके आप सभी नेताओं से मिलिए। നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो तमाम मंत्री हैं वो इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अपनी बात पर हम लौटते हैं राजकुमार जी, कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सतीशन के साथ मुलाकात की, आपको क्या लगता है कि जो रमेश चन्नीथला, जो कि उनके अगेंस्ट में एक तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार थे, अब उनके साथ ही उनको कैबिनेट में काम करना पड़ेगा, क्या वहां पर पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा जिस तरह से कर्नाटक में देखने को मिला, या फिर हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था हुआ था जब भूपेश बघेल तैयार नहीं हुए थे 2.5 साल बाद हट जाएं? मैं वो बात शुरू करने से पहले एक बात और ऐड कर दूं। अजीत जी ने भी कहा कि केरल में एक बहुत सकारात्मक तस्वीर हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति की दृष्टि से। बाकी राज्यों में हुआ, वहाँ अपोजिशन और नई सरकार सत्तारूढ़ दल के बीच में एक ऐसा टकराव दिखा कि वो शपथ ग्रहण में भी एक साथ नहीं थे। एक औपचारिकता भी होती है, केरल में वो हम देख रहे हैं। सर मैं इसमें एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, दूसरी बात, सर मैं एक चीज जोड़ दूं, जी। इसमें होता है अब जिनके साथ वो मिलने गए वो इंडी गठबंधन के लोग हैं, केंद्र में बैठ के वो तो बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं ना। तो अगर विजयन से जाके वो मिल भी रहे हैं पूर्व सीएम से, तो क्या तो होना ही था। जिनके खिलाफ वो 5 साल लड़ते रहे लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, जिनसे सत्ता अपने छीनी है, उनके घर जाके मिलना, यहाँ तो मिले ही है, घर जाकर के भी मिले और घर जाके वो चन्नीतला से भी मिले। तो ये एक मुझे लगता सकारात्मक संदेश है जो बाकी जगह भी हमको देखने को मिलना चाहिए। चुनावी हार जीत अपनी जगह, उसके बाद सबको मिलकर काम करना चाहिए जिसकी जो भूमिका है। अब मैं लौट रहा हूँ दूसरी बात पे, हमें मानना चाहिए कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राहुल गांधी इस समय उसके सबसे बड़े नेता है, अध्यक्ष भले ना हो, तो उनकी सोच भी बड़ी होगी और कांग्रेस के हित में आगे का रोड मैप भी उनके पास होगा। अगर वी.डी. सतीशन के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस संगठन के साथ साथ केरल में उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल भी है, तो जमीनी राजनीति की डिमांड भी यही थी कि उनको आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल आता पावर स्ट्रगल का। हमने 2-3 एग्जांपल दिए, छत्तीसगढ़ का दिया, राजस्थान का दिया, या कर्नाटक का ताजा भी है, चल ही रहा है लगातार। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने वो गलती यहाँ की होगी, जैसे वहाँ कुछ लोगों को कहा गया कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, यहाँ ऐसी गलती नहीं की होगी। दूसरी बात, यहाँ कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मेजोरिटी है। अगर आप सहयोगी दलों के साथ मिला लें यूडीएफ को, तो 102 सीटें हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि यूडीएफ ने ऐसे थंपिंग मेजोरिटी के साथ कभी सत्ता पाई। आपने नाम अक्सर एलडीएफ को मेजोरिटी से मिली। अब जा रहे हैं सर, रमेश चन्नीथला अब शपथ ग्रहण करेंगे, जिनका जिक्र हो रहा था, ये भी दावेदार रहे हैं मुख्यमंत्री पद के। अब उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर भी आगे चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या मंत्रालय इनको दिया जाता है। एक चीज और याद रखिए, रमेश चन्नीथला इन सब में उम्र दराज है, वो लगभग 69 साल के हैं, वेणुगोपाल 64 साल के हैं और सतीशन 61 साल के हैं। इसका मतलब अगर इनकी ताजपोशी हो गई और सीएम बनेंगे और अच्छा काम करेंगे, तो आगे के जो दोनों दावेदार हैं फिलहाल, उनके लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता लगभग बंद है। तो ये बात उन्होंने समझ ली होगी कि उनकी भूमिका कहीं और रहेगी। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, रमेश चन्नीथला इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। रमेश चन्नीथला एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और 1990 में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു। शपथ करा करके रमेश चन्नीथला को शपथ कराई गई है। और ये अगर बाहर रहते सरकार से, जो इतने दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, दूसरे क्या मतलब सबसे बड़े नेताओं में से हैं वहाँ, और अगर ये बाहर रहते सरकार से, तो फिर सरकार के लिए ज़्यादा समस्या हो सकती थी, फिर एक अलग पावर सेंटर होता है। ये हम लोग देखते हैं अगर सत्ता में नहीं होते ये, अब सत्ता में आने के बाद ये स्थिति है कि अंदर तो खींचतान चलती रहती है, मंत्रियों के बीच में वो कोई बात नहीं है। इनको मनाया गया होगा कि चलिए आपके जूनियर हैं, इसके बावजूद आप उनके साथ काम करिए और आप दोनों मिलकर के सरकार चलाइए आगे। तो ये अगर नहीं शामिल होते तो ज़्यादा खटपट की गुंजाइश थी, अब थोड़ी कम रहेगी, सत्ता का संघर्ष तो चलेगा। मान रहे हैं कि मान गए होंगे, लेकिन
अजीत जी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, अगर मान गए होंगे तो जरूर पोर्टफोलियो पे तो बात हुई होगी ना कि अब क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्योंकि आप इतने सीनियर नेता है, तो क्या गृह विभाग इनको दिया जा सकता वो है? तो नहीं, वो आमतौर पर मुख्यमंत्री गृह नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो फाइनेंस बचा फिर, वित्त वो मंत्रालय? तो ठीक है, फाइनेंस वगैरह तो मिल जाता है, दूसरा कोई भी मिनिस्ट्री मिल जाती है। होम से आइडेंटिफाई होता है, जनरली नहीं होता है। हम लोग महाराष्ट्र में इसे देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा है कि शरद पवार रखते थे हमेशा, सहयोगी पार्टी थी एनसीपी, और कांग्रेस का सीएम होता था, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास रहती थी। आर पाटिल भी एक समय होम मिनिस्टर थे स्टेट के वहां, फिर बाद में अनिल देशमुख हुए, तो ये लोग रहते रहे। एनसीपी का रहा है वो, मतलब जो होम मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ हमको लग रहा है कि होम तो सतीशन अपने पास ही रखे। ठीक है, चलते चलते राजकुमार जी छोटे सा एक आप अपना कमेंट दीजिएगा, क्या केरल का कांग्रेस के पास आना ये उनके राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी राजनीतिक तौर पे? निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। 10 साल के संघर्ष के बाद केरल में लौटे हैं, जहाँ एक तरह से 2 पार्टी या 2 फॉर्मेशन राजनीति रही, वहाँ भी आपको 10 साल इंतजार करना पड़ा। बड़ी सफलता है, जिस तरह का बहुमत मिला है वो अपने आप में बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। 102 सीटें 140 में से। दूसरी बात, अभी होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ये बात सही है कि नया ट्रेंड हमारी राजनीति में यह है कि चीफ मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सरकारी मशीनरी उसी से चलती है। ठीक। लेकिन रमेश चन्नीतला पिछली कांग्रेस सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर है केरल में, तो बहुत पॉसिबल है कि समझौते के तहत ये बात बनी होगी कि होम मिनिस्ट्री उनको दी जाए।